रिकॉर्डिंग का मैसेज करो, स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। अच्छा, देखो मेटेरियल कॉस्टिंग में हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन कर लिया। इलास्ट्रेशन 13 जो है हम लोगों ने यहीं पर नेट से देख के कर लिया था। ठीक है, प्रोटीन वाला मैंने पढ़ के समझा दिया था क्या है। अभी बस हमें करना है, तो इसका स्टोरी हम और एक बार जस्ट समरी बता देते हैं। इसमें क्या था, ये पहले का ये पूरा स्टोरी दिया हुआ है कि क्या कंपनी है, क्या काम करती है, एक नया स्टार्टअप कंपनी है, वो क्या बनाती है उसका डिटेल्स दिया हुआ है। और उन्होंने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है वो चीज सप्लाई करने का, जो कि हमारे सोल्यूशन के साथ कुछ भी नहीं है। तो लास्ट क्लास में मैंने बोल दिया है ये वाला, ठीक है, तो ये तुम लोग देखोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पर फिर उसके बाद बोला था कि एक स्टार्टअप कंपनी है, एक प्रोडक्ट बनाती है जो वो बेचती है। फिर उनका जो है स्टॉक का डिटेल्स दिया था कि कब कितना स्टॉक इन्होंने रॉ मटेरियल का परचेज किया, कितना इशू किया, ये सब दिया था। और उसके बाद बताया इनके जो स्टॉक मैनेजर है 25 सितंबर को वो चले गए अपने होम टाउन किसी जरूरत की वजह से, और उन्होंने फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। मतलब जरूरत पे उनको अगर हम लोग कुछ पूछना चाहे कि हमें स्टॉक के बारे में ये पता करना है वो, क्योंकि जो इतने दिन तक देख रहे थे उस काम को तो उनका नॉलेज होगा, बट उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। एक नया स्टोर में नए मैनेजर को रखा गया है जिनका कहना है कि कंपोनेंट कुछ तो खराब हुए हैं रस्टिंग के वजह से। ठीक है, रस्टिंग जो जंग लग जाता है ना उसकी वजह से। और कुछ तो है कि उनको ये शक है कि पहले के जो मैनेजर थे, स्टोर मैनेजर, उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, यानी मिस अप्रोप्रिएट किया है, मतलब चोरी किया है, हेरा फेरी किया है। इनको ऐसा लग रहा है वो 900 यूनिट और जो बाकी 300 यूनिट ऐसा कुछ है जो कि रस्टिंग के वजह से खराब हुआ है। तो हमें बोला है कि स्टॉक लेजर बना के दिखाओ वेटेड एवरेज मेथड से। ठीक है, तो बाकी का तुम लोग अगर प्रीवियस क्लास देखोगे, जिन्होंने नहीं किया है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने ये पूरा स्टोरी बता दिया है। बाकी तुम लोग खुद भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे क्या बोला है। ठीक है, उसका हमारे इस वेटेड एवरेज मेथड से वैसा कोई लेना देना नहीं है कि अगर हम लोग स्टार्टिंग वाला ना पढ़े तो नहीं समझ में आए। तो हमें ये डिटेल्स दिया हुआ है, इससे हमें वेटेड एवरेज मेथड से स्टोर लेजर बनाना है। हम लोग बनाएंगे स्टोर लेजर कंट्रोल इलास्ट्रेशन 14। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, स्टोर लेजर कंट्रोल ब्रैकेट में मैंने लिख दिया वेटेड एवरेज मेथड। अब क्या क्या कॉलम होता है, डेट, रिसीट, इश्यूज, बैलेंस। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इसमें भी वही क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, फिर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स है हमारे पास। सबसे पहले 1 सितंबर को ओपनिंग स्टॉक है 6285 करके, तो ये हम लोग लिख लेंगे। 1 सितंबर यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक है, तो हम लोग बैलेंस में लिखेंगे। वो रिसिप्ट में भी नहीं आएगा, इशू में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो बैलेंस में लिखेंगे कितना है, 8000, 6285। ठीक है, तो 6285। तो देखना पड़ेगा कितना होता है, मल्टीप्लाई करने से अमाउंट निकल के आ जाएगा। 6000 यूनिट है जो कि @285 करके है, तो 17,10,000 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिट्स है, डेटा है, तो तुम लोग भी मेरे साथ करो। अगर मेरा कुछ भी गलत हो रहा है तो मुझे थोड़ा बताओ। ठीक है, उसके बाद 8 सितंबर को इशू हुआ है 4875 यूनिट, 4875 यूनिट टू मैकेनिकल डिवीजन, मेटेरियल रिक्वेजिशन नंबर ये बोला है। तो रिक्वेजिशन नंबर का भी कॉलम बनाया जा सकता है एमआर नंबर बोल के। ठीक है, MRN बोल के मैंने यहाँ बनाया नहीं, बनाओगे तो भी चलेगा, तो किसी और क्वेश्चन में हम बना के दिखा देंगे कि कैसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पर ये इशू कॉलम में यहाँ लिख सकते हैं MR
इन नंबर, ठीक है। तो अभी करेंगे ना तो जगह कम पड़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम दूसरे क्वेश्चन में दिखा देंगे, एक क्वेश्चन है उसमें दिखा देंगे कि अगर हम लोग नंबर वाला कॉलम बनाना चाहते हैं तो फिर उसे कैसे यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पर 4875 हम लोगों ने इशू किया है 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर इशू करने से इशू वाले कॉलम में लिखेंगे 4875। तो रेट कौन सा होगा, तो हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है उसी से इशू कर पाएंगे। तो हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो 285 रेट वाला है, तो फिर उतना ही वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और तो कोई है नहीं कि जिससे हम लोग इशू कर सके, तो जो रेट वाला है उसी से इशू करेंगे। तो 285, तो ये हो जाएगा हम लोग का 13,89,375, ठीक है। तो अब क्वांटिटी को एवरेज मेथड में कैसे लिखते हैं हम लोग, टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट में लिखते हैं, फिर रेट निकालते हैं। तो अगर 6,000 क्वांटिटी था, उसमें से अगर 4,875 हम लोगों ने इशू कर दिया, तो बचने वाला क्वांटिटी 1,125, और मेरे पास 17,10,000 का टोटल स्टॉक था, उसमें से अगर 13,89,375 का स्टॉक चला गया, तो जो रिमेनिंग है वो है 3,20,625, ठीक है। अब रेट कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ क्वांटिटी करके। तो इसमें रेट आ जाएगा डिवाइड करने से 285, ठीक है। यहाँ 8 अप्रैल, सॉरी 8 सितंबर। इसके बाद 9 सितंबर में रिसिप्ट किया है 17,500 यूनिट 276 कर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। तो 17,500 जो है रिसिप्ट हुआ है, तो हम लोग 9 सितंबर वाला यहाँ पर लिख लेते हैं। 17,500 रिसिप्ट हुआ है, कितना करके रिसिप्ट हुआ है देखो, 276 करके, ठीक है। ऑर्डर नंबर ये है, तो ये ऑर्डर नंबर का अगर कॉलम बनाते हैं ना, परचेस ऑर्डर नंबर, तो वहां दिखा सकते हैं। बाकी हमें यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए मैंडेटरी तो है नहीं, हमें तो यूनिट और रेट चाहिए। तो 276 रेट वाला हम लोगों ने स्टॉक लिया, तो टोटल कितना होगा, तुम लोग भी करो, ठीक है। मुझे बोलो या ना बोलो, क्यों, मैम क्योंकि 48 नहीं तो हाथ का स्पीड नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एग्जाम में फिर ये देखो, ये कैलकुलेटर यूज करते करते ही टाइम चला जाएगा, और कुछ नहीं। तो अब बचेगा कितना, सॉरी बचेगा क्या, टोटल बना कितना। तो हम लोगों ने 17,500 लिया, पहले 1,125 था। हम पहले ये टोटल मुझे दिख रहा है कैलकुलेटर में, तो हम ये अमाउंट का टोटल बना लेंगे। कितना होगा, 51,50,625, और ये टोटल करने से ये हो जाएगा 1,125 प्लस 17,500, तो ये हो जाएगा हम लोग का 18,625। तो रेट कितना हो जाएगा, 51,50,625 का स्टॉक है, और क्वांटिटी है 18,625। तो एवरेज वैल्यू हो जाएगा, अब देखो पॉइंट में आ गया, 276.543 है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये चीज रेट बता रहा है, तो जब पैसे का बात आता है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली 2 से ज्यादा भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली लिया जाता है। तो 543 है, तो मुझे 54 ही रखना चाहिए, 55 करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ्स में रूल्स क्या होता है, अगर 5 से ज्यादा का डेटा है तो फिर आगे वाला चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 54, ठीक है। अच्छा, अब 9 सितंबर के बाद देखते हैं। 10 सितंबर में इशू हुआ है 12,000 यूनिट टू टेक्निकल डिवीजन, रिक्विजिशन नंबर दिस वन। अच्छा, तो टेक्निकल डिवीजन, बार बार ये लैंग्वेज इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये नाम आ रहा है। तो 10 सितंबर में इन्होंने इशू किया है, इशू का क्वांटिटी है 12,000 यूनिट। तो रेट कौन सा लगेगा, हम लोगों ने तो सब मिला दिया, एवरेज कर दिया है, तो जो रेट चल रहा है वही मिलेगा, 276.54। तो यहाँ पर लिखेंगे 12,000 इंटू 276.5, 33,000 12,000 इंटू टू, सॉरी 276
0.54 33 लाख 33,18,480। हाँ 33,18,480 ठीक है। अच्छा अब यहाँ से 12,000 कम हो जाएगा, इशू हुआ तो फिर यहाँ से 12,000 कम करने से कितना बचेगा 6,625, ये हम ओरली कर पाए और ये माइनस कर देते हैं 51,50,625, तो ये हो गया 1832,145 डिवाइडेड बाई कर देंगे 6,625, तो ये हो गया 276.55। मेरा माइनस इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने डेटा को चेंज नहीं किया, जैसा था कैलकुलेटर वैसे लिखा, आगे पीछे किया नहीं, इस वजह से ऐसे दिख रहा है ठीक है। बाकी माइनस में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा मत सोचो कि कुछ माइनस में है। 12th में बोला है रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में रिटर्न हो गया, जो मटेरियल भेजा गया था वो स्टोर में रिटर्न हो गया, तो ये मुझे क्या कंसीडर करना चाहिए, मैंने मटेरियल स्टोर में भेजा था, जब हम सॉरी मैंने मटेरियल प्रोडक्शन सेंटर में भेजा था तो उसे इशू बोलते हैं। अब रिटर्न टू स्टोर तो कहाँ से आया, प्रोडक्शन जहां पर हो रहा है मतलब फैक्ट्री से वापस स्टोर में आ गया, तो मुझे कौन से कॉलम में दिखाना चाहिए, पहले वो बोलो। रिसिप्ट कॉलम में। रिसिप्ट कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, रिसिप्ट का मतलब होता है स्टोर, स्टोर में इतना मटेरियल आया, अब सप्लायर से भी आ सकता है, हो सकता है कि वापस फैक्ट्री से आ गया तो भी हो सकता है, तो 2375 ये यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसका रेट कितना लेंगे, क्योंकि ये एवरेज है तो जो रेट चल रहा है वही ले लेंगे करेंटली। 276.55 इंटू 2375, तो ये हो गया हम लोग का 6,65,00,000 ना, 6 लाख की 65,00,000, 65,6806.25। .25। अच्छा तो ये रिसिप्ट हो गया तो स्टॉक बढ़ जाएगा, तो 23 ये वाला वैल्यू लिखा हुआ है प्लस कर देते हैं यहाँ का वो 32,145 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24,88,951.25 ऐसे हो जाएगा। अच्छा अब बैलेंस में 6,625 था और ऐड हो गया 2,375, तो ये 9,000 ठीक है। अब डिवाइड करने से रेट पता चलेगा 24,88,951.25 9,000, तो ये हो जा रहा है 276.55। 12 सितंबर हो गया, 15 सितंबर को 9,000 रिसीव हुआ है 288 करके, तो फिर रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे 15 सितंबर को 9,000 रिसीव हुआ है 288 करके, 9,000 इंटू 288, तो ये हो जाएगा 25,92,000 ठीक है। तो अब हम लोग का बैलेंस बढ़ जाएगा, रिसिप्ट किया है तो 9,000 प्लस 9,000 18,000 हो जाएगा, और ये ऐड करने से 24,88,951.25 ये बन गया 50,80,951, ये लिख लेते हैं हम 50,80,951.25 डिवाइडेड बाई 18,000, 282.275 है ठीक है, 282.28 कर लेते हैं क्योंकि 275 हम 2 डिजिट लेना चाहते हैं, 7 के बाद 5 है तो 5 या मोर देन 5 होने से 1 डिजिट आगे जा सकते हैं, तो 8 कर दिया ठीक है। ये 15 सितंबर। 17 सितंबर को रिटर्न टू सप्लायर हुआ है, बोलो ये कहाँ दिखाना चाहिए, रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को रिटर्न कर दिया हम लोगों ने स्टॉक, तो फिर वो कहाँ दिखाए मैम इशू में। इशू में दिखाएंगे ठीक है, सप्लायर को रिटर्न कर दिया तो स्टॉक तो कम होगा, कम होने से इशू में दिखाना पड़ेगा। कितना रिटर्न कर रहा है 700 ठीक है, 700 रिटर्न कर रहा है, इसका बोला है आउट ऑफ क्वांटिटी रिसिप्ट परचेस नंबर 160 यहाँ पर दिया हुआ है 160/22 ठीक है, तो मतलब जो परचेस हुआ था 160/22 उससे रिटर्न हो रहा है ठीक है। तो यहाँ पर उसका डिटेल्स देखो कुछ है नहीं,
तो हम लोग एवरेज रेट ले लेंगे जो रेट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 700 रिटर्न टू सप्लायर है, तो फिर इसका रेट कितना मानेंगे, 282.2। 1,97,596, ठीक है। अच्छा, अब ये 700 यहाँ पर लेस हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास टोटल 18,000 का स्टॉक था, 700 लेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17,300 हो जाएगा, ठीक है। और ये इतना माइनस हो जाएगा तो 50,80,000, ये यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं, 50,80,951.25, ये माइनस करने से इतना आ जाएगा 48,83,355.25। हाँ, डिवाइडेड बाई 17,300, 282.27, ठीक है। इसके बाद 4 है तो हम 282.27 ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखते 17 सितंबर के बाद 20th सितंबर इशू हुआ है 9,500, ठीक है। तो इसके बाद 17 सितंबर के बाद 20 था ना डेट, हाँ, 20th सितंबर इशू हुआ है 9,500, कितना करके लेंगे, 282.27 करके माइनस 26,81,565, ये हो जाएगा। अच्छा, 9,500 चला गया 17,300 से, तो कितना बचेगा, 7,800, और वैल्यू कितना बचेगा, 48,83,355.25 माइनस 26,81,565, 22,01,790.25, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये वाला 7,800, तो रेट पता चल जाएगा 282.28, ये हो जाएगा 20th सितंबर। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो। इसके बाद ये पढ़ लेते हैं, 25 सितंबर को स्टॉक मैनेजर ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस्ड हिज नीड टू लीव फॉर हिज होम टाउन। जो पहले वाले स्टॉक मैनेजर थे उनको चले जाना पड़ेगा फॉर ड्यू टू सर्टेन कंटिजेंसीज, एंड इमीडिएटली लेफ्ट द जॉब सेम डे। उसी दिन उन्होंने काम छोड़ दिया और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। लेटर ही ऑल्सो स्विच ऑफ हिज फोन। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है एज द कंपनी हैज द टेंडेंसी ऑफ स्टॉक टेकिंग एवरी एंड ऑफ द मंथ, हर मंथ के एंड में कंपनी जाके स्टॉक चेक करती है। तो और उस पे क्या रिपोर्ट हुआ, बोल रहा है टू चेक एंड रिपोर्ट फॉर द लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट। तो रस्टिंग हो जाता है इनके, जो बोलो रस्टिंग होना नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है, मतलब इनका जो कंपोनेंट था याद है ना तुम लोग को, मतलब कुछ बोर्ड्स वगैरह ये सर्किट वगैरह था, तो उसमें रस्टिंग हो ही सकता है। तो रस्टिंग के वजह से क्या क्या लॉस हो रहा है ये लोग हर मंथ के एंड में जाके चेक करते हैं। तो जो नया स्टॉक मैनेजर है, द न्यू स्टॉक मैनेजर ऑन 30th September फाउंड दैट 900 यूनिट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर वेयर मिसिंग, which was apparently misappropriated by the former stock manager. He further reported loss of 300 unit due to rusting of the component. सीधा बात है, हमारा टोटल जो है 900 और 300 दो लॉस हुआ है। तो 900 यूनिट का जो लॉस है वो कौन सा लॉस है, 300 यूनिट का जो लॉस है वो कौन सा लॉस है। मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थियोरेटिकली लिखा था और समझा था ना, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस। तो बोलो 900 कौन सा लॉस है, 300 कौन सा लॉस है। मैम 900 एबनॉर्मल लॉस है और 300 नॉर्मल लॉस। 900 एबनॉर्मल लॉस है, 300 नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो अब लॉस हुआ है तो सबसे पहले बोलो स्टॉक का डेटा कहाँ लिखना चाहिए, रिसिप्ट में, इशू में, कहाँ लिखना चाहिए। बैलेंस तो वो ओवरऑल आता है, तो मुझे कहाँ लिखना चाहिए, अगर मेरा स्टॉक लॉस हुआ है तो मुझे वो कहाँ दिखाना चाहिए। स्टॉक लॉस होने से तो स्टॉक कम होगा, स्टॉक कम होने से मुझे कहाँ दिखाना चाहिए, मैम इशू में। इशू में दिखाना चाहिए, ठीक है। स्टॉक लॉस होने से इशू में दिखाएंगे, तो पहले 900 वाला बात है तो पहले 900 को ही हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 900 हमारा स्टॉक लॉस हुआ, इसका रेट कितना मानेंगे, इसका रेट कैलकुलेशन हो जाएगा ये 282.28 पे, ठीक है। तो 900 इंटू 282.28,
तो ये हो जाएगा 2,54,052। तो अब ये 900 माइनस हो जाएगा यहाँ से, 6900 होगा आई थिंक। हाँ, अब ये हो जाएगा -22,01790.25। देखते हैं कितना आ रहा है। 1947,738.25 डिवाइडेड बाई 6900। तो ये 282.280 रहेगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर एक स्टार देके नोट लिखना पड़ेगा कि ये एबनॉर्मल लॉस था। ठीक है, और 300 का नॉर्मल लॉस हुआ, वो भी सेम डेट को ही इन्होंने चेक किया, तो वो भी हमारे इशू में ही जाएगा, नॉर्मल लॉस हुआ। अब नॉर्मल लॉस का हमें वैल्यू नहीं करना है, मतलब यहाँ उसका अमाउंट नहीं निकालना है कि ये जो 900 यूनिट लॉस हुआ इसका वैल्यू इसका नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। लास्ट दिन मेरा फ्रूट वाला एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लिया था मुझे तो उतना याद नहीं है, बट दिखाते हैं। नॉर्मल लॉस जो लिखा था वो दिखा देते हैं यहाँ पर। ये देखो, इसके बाद वाला पॉइंट यहाँ पर। हाँ, ये देखो, मैंने यहाँ पर देखो नॉर्मल लॉस का मैंने वैल्यू थोड़ी ना निकाला था। जब ये समझाया था कि ये 10 फ्रूट्स मेरा नॉर्मल लॉस है, तो इसका वैल्यू थोड़ी ना किया था। वैल्यू नहीं किया था तो अभी तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा। कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा सकते हैं, मतलब हम लोग कस्टमर से ही रिकवर कर सकते हैं। तो नॉर्मल लॉस का कभी भी वैल्यूएशन नहीं होता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का होगा। अगर एबनॉर्मल लॉस का हम लोग वैल्यूएशन नहीं करेंगे तो हमारे स्टॉक का प्राइस, जो भी चीज है उसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम मैंने इसका यहाँ पर वैल्यूएशन नहीं किया तो 10 रुपए वाला चीज 10.10 हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसका वैल्यूएशन कर देते तो फिर इसमें मेरा जो है इसका वैल्यूएशन अगर हम कर लेते तो मेरा रेट उतना ही रह जाता, 10 ही रह जाता। लेकिन वो एबनॉर्मल लॉस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस में होने वाला लॉस हम लोग कभी भी कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसका लॉजिक मैंने बताया था लास्ट क्लास में। तो ये 300, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं करना है, लेकिन यूनिट लेस होगा। यहाँ पर भी तो यूनिट लेस करके ही दिखाया था, तभी तो 10 रुपीज वाला फ्रूट्स 10.10। तो ये हो जाएगा 6,600। ठीक है, अब इसका रेट कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ वैल्यू इतना ही रहेगा, तो बस डिवाइड करने से जितना आएगा वही रेट हो जाएगा। तो 1947, ये जो भी आया है 1947,738.25 डिवाइडेड बाई 6600, तो ये हो जाएगा 295। देखो रेट बढ़ गया ना, देखो 295.11, हमारा 282.28 का स्टॉक था। ठीक है, लेकिन हमारा स्टॉक कम हुआ, ऊपर से इसका रेट भी बढ़ गया। ये बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन की वजह से रेट जो था रेट वही रहा। देखो बात समझो, यहाँ पर भी समझ सकते हैं हम लोग। लास्ट क्लास वाला अगर नहीं भी याद है तो देखो, हमारा रेट ये चल रहा था, हमारा स्टॉक कम हुआ, सेम रेट वाला स्टॉक कम हुआ, और बचा हुआ स्टॉक का वैल्यू भी उतना ही रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्योंकि वैल्यूएशन नहीं किया, यूनिट मेरा कम हुआ, वैल्यू उतना ही रहा, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरा बढ़ गया। तो ये हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है तो हम अपने कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और जो कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते उसमें हम अपने कॉस्ट को नहीं बढ़ा पाएंगे, तो जैसा है वैसा ही रख देना है मुझे। ठीक है, तो इसका एक ही उपाय है मैथमेटिकली कि हम लोग इसमें यूनिट भी डिडक्ट करेंगे और इसका वैल्यूएशन भी करेंगे। ठीक है, इसलिए वैल्यू कम हुआ। लेकिन नॉर्मल लॉस में क्या होता है, यूनिट लेस होगा बट कॉस्ट को हमें चेंज नहीं करना होता है। तो यहाँ पर स्टार देके लिखना है, यहाँ भी एक स्टार। 900 यूनिट इज abnormal loss it will be ये मैंने ट्रांसफर लिखा है T/A ट्रांसफर टू कॉस्टिंग यूनिट, और 300 यूनिट is normal loss it will be absorbed या फिर चार्ज। ठीक है, absorbed by good units। गुड यूनिट मतलब गुड यूनिट पे इसका
कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवा देंगे, मतलब 6,900 में से 300 बेकार हो गया, तो 6,600 यूनिट में हम लोग इस कॉस्ट को चार्ज कर दिए। कैसे पता चला? जो 282 करके था वो 295 हो गया, मतलब कितना करके एक्स्ट्रा इस पे बर्डन आ गया, तो ये डिफरेंस देखने से ही पता चलेगा। 295.11 माइनस 282.28, तो हम लोगों ने कितना करके चार्ज कर दिया? 12.83 करके पर यूनिट पे और चार्ज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, ये बात भी लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर चार्ज टू कॉस्ट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गुड यूनिट इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, बट ये जो लॉस है वो हमें लॉस बोल के कॉस्टिंग पीएल में दिखाना। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन तो मैंने कर दिया। बाकी देखो, अगर पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो रहा है किसी का, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ जाए। ठीक है, या फिर तुम लोग अगर आंसर चेक करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर आए। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि मैंने पॉइंट जो है अपने हिसाब से दिया है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी अप्रोक्सीमेशन 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसा कुछ लिया हुआ है तो मे बी आंसर वेरी कर सकते। तो ये हम लोग का हो गया 14th नंबर। अच्छा, फिर इसके आगे एक और क्वेश्चन बाकी है। ये वाला हम लोगों ने लास्ट क्लास कर लिया था। ये देखो इलास्ट्रेशन 13, ये मैंने जो है वहां से मैथ से दिखा के ही कर दिया था। इलास्ट्रेशन 13 ये लिख रखा है मैंने, हो गया। ये वाला करूंगी इलास्ट्रेशन 12। ठीक है, ये भी एक मतलब जो है कमेंट वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल वाई ऑकर्ड ड्यूरिंग द 6 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर 2022। बोल रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन है मटेरियल वाई के लिए वो हमें 6 मंथ्स जो कि 30 जून को एंड हो रहा है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, देखो 6 मंथ्स का हमें ट्रांजैक्शन दिया है, परचेज दिया हुआ है, प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, इशू यूनिट दिया हुआ है। बोल रहा है द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यूज दैट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिमेन द सेम नो मैटर विच मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इज यूज्ड। बोल रहा है जो इनके अकाउंटेंट है वो बोल रहा है कोई भी मेथड यूज करो मटेरियल प्राइसिंग का, फीफो करो, लीफो करो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, जितने भी मेथड होते हैं कोई भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस बोल रहे सेम आएगा। डू यू एग्री? क्या हम लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं? वाई और वाई नॉट? अगर कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्सप्लेन। डिटेल्ड स्टोर लेजर आर नॉट रिक्वायर्ड। तो पिछले दिन जो क्वेश्चन मैंने यहाँ से मतलब सोल्यूशन से ही दिखा के बोल दिया था, दैट इज इलास्ट्रेशन 3, वहां पर भी बोला था कि हमें स्टोर लेजर बनाने का जरूरत नहीं। सेम चीज यहाँ पर भी बोला है कि हम लोग को स्टोर लेजर बना के इसका आंसर देने का जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद बी पॉइंट में बोला है स्टेट व्हेन एंड व्हाई वुड यू रिकमेंडेड द लिफो मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू। तो हम लोग कब लिफो मेथड को यूज करेंगे, लिफो मेथड कब प्रेफरेबल है, बेसिकली यही बोल रहा है। ठीक है, लिफो मेथड हमारे लिए कब प्रेफरेबल है ये हमें बताना है। तो पॉइंट ए और बी और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट ए में जो बोला है कि चीफ अकाउंटेंट ने बोला है कि चाहे कोई भी मेथड लो आंसर सेम आएगा, क्या ऐसा होता है? मतलब नॉर्मली तुम लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये बात उनका सही है? नो मैम। ये बात उनका सही नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि फीफो से जो आंसर आएगा लिफो से भी वही आएगा, सिंपल से भी वही आएगा, वेटेड से भी वही आएगा। तो इतना सारा मेथड नॉर्मली हमें बोला ही नहीं जाता। ठीक है, सबसे अलग अलग ही आता है। फिर भी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, इनका कहना है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन में पॉसिबल हो जाएगा, जैसे कि इसमें होगा, हम दिखाते हैं। नॉर्मली आंसर ठीक बोले हो, कभी ऐसा नहीं होता है कि सारे मेथड्स में सेम आंसर आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्यों होगा, यहाँ पर होने का रीजन अलग है। ठीक है, तो देखो क्यों होगा हम बता रहे हैं। तो हम पहले इसको थोड़ा सा ना ऐसे रफली समझा देते हैं तुम लोग को, फिर इसमें लिखना है। ठीक है, इसमें तो कुछ करके दिखाना है, लिखना है, तो हम तुम लोग को समझाते थे। यहाँ पर ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये रफली हम समझा रहे हैं। इलास्ट्रेशन तो हम लोग को यहाँ पर कौन सा मेथड से चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। कुछ मेथड बोला है 6 मंथ्स, यहाँ पर बोला है क्लोजिंग स्टॉक रिमेन द सेम नो मैटर व्हिच मेथड ऑफ प्राइसिंग
of material issues is used. Do you agree? Why or not? अच्छा यहाँ स्टोर लेजर का जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ ना हमें बोला नहीं कि कौन से मेथड से चेक करना है, बट जो आंसर है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, इसमें फीफो लिफो से चेक करके दिखाया गया है। ठीक है, तो आई होप के एग्जाम में बता देगा, तो हम लोग भी यहाँ पर फीफो लिफो से ही चेक करके बता देते हैं। तो इसमें देखो फीफो से अगर करेंगे तो क्या होगा, लिफो से अगर करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं अप्रैल, हम थोड़ा रफ वर्क कर रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। यहाँ पर परचेस है 200, 300, 425, 475, 500, 600। और रेट लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ इशू वाला डेटा ले रहे हैं और समझ जाएंगे। इशू में पहले 0, 250, 300, 550, 800, 400। अगर हम इस पे फीफो अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे चलते हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करने से सबसे पहले हमारे पास ये देखो अप्रैल में जून लाइन बाय लाइन ही आया हुआ है, तो हमें डेट का कोई जरूरत नहीं, हमें डेट दिया भी नहीं है, लेकिन मंथली पूरे सीक्वेंस में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये रिसिप्ट हुआ, उस टाइम पे कुछ इशू नहीं हुआ। फिर 300 और रिसीव हुआ, 250 इशू हुआ। तो मुझे बोलो अगर हम लोग फीफो यूज कर रहे हैं तो 250 कहाँ से इशू हुआ होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये दोनों में फर्स्ट इन कौन सा है, उसी से इशू होगा। स्टोर लेजर नहीं बनाने से नहीं बता सकते। मैम 200 से 200 और 300 से 50। हाँ, 200 से पूरा 200 चला जाएगा इसका मतलब, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और 300 से 50 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर कितना बचा हुआ रहेगा, 250 बचा हुआ रहेगा। ठीक है, फीफो मेथड में हम दिखा रहे हैं कि ये मेरा 250 बचा हुआ रहेगा। अच्छा, फिर मैंने 425 लिया, 300 इशू किया, तो अब क्या होगा? ये तो खत्म हो गया, ये खत्म होके 250 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर 300 इशू कर रहे, 425 रिसीव होने के बाद 300 इशू कर रहे, तो पहले 300 कहाँ से इशू होगा? फीफो कर रहे हैं ना, तो पहला 300 कहाँ से इशू होगा? मैम 250 से। हाँ, तो ये 250 250 से, हाँ, और ये हटा, 50 जुलाई से, हाँ, सॉरी मैम जून 250 से। से, हाँ, 250 से 250 इशू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लेकिन 250 करने से तो होगा नहीं, तो फिर 425 से कितना इशू करना पड़ेगा, और 50। ठीक है, तो 425 का कितना बचेगा? 375 बचेगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये खत्म, ये खत्म, ये इसमें बचा हुआ है 375। ठीक है, अब फिर रिसीव हुआ 475 और 550 इशू हुआ, तो बोलो क्या होगा? मैम 375 इशू होगा और 475 से 175 इशू होगा। तो 375 पूरा चला जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं 375 पूरा चला जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और 550 सॉरी 475 से और कितना चाहिए वो हमें लेना पड़ेगा। तो 375 तो लिया है, 175 मैम। 175 अच्छा, तो फिर यहाँ पर कितना बचेगा? 300। ठीक है, तो 300। मतलब अगर देखा जाए तो दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सब खत्म, इसमें 300 बचा। अब मुझे 800 इशू करना पड़ेगा, बोलो कैसे? मैम 300 चला जाएगा और 500 भी चला जाएगा। 300 यहाँ से ये चला जाएगा, फिर यहाँ 500 भी चला जाएगा, पूरा हो जाएगा, हमें और कहीं पर किसी स्टॉक का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 300 माइनस 300 हो जाएगा 0, और 500 माइनस 500 हो जाएगा 0। ये अपने आप के समझने के लिए, ये कोई प्रोसेस नहीं है, जस्ट हम समझा रहे हैं। तो अभी मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखे? 600 दिखे। ठीक है, अच्छा नहीं, 600 में से कितना चला जाएगा? 600 तो नहीं दिखेगा, अभी और भी इशू बाकी है, रुको, 600 में से कितना चला जाएगा? ये तो पूरा खत्म हो गया, ये सारा खत्म हो गया।
600 में से 400 इशू होगा तो फिर एक ही तो बचा है, तो कितना इशू होने के बाद कितना बचेगा? मैम 200 मैम। 200 बचेगा, ठीक है। बाकी सब हम लोग का जीरो हो गया है, तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 200। 200 ही होगा, ठीक है। और इसका रेट क्या रह जाएगा, यहाँ से देख के बता सकते हो, क्योंकि सभी रेट वाला स्टॉक तो खत्म हो गया, बस 600 से 200 बचा, तो उसका रेट कितना करके होगा? यही वाला होगा, मैम सोच के 20 देखो। 20 होगा, ठीक है, 20 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4000, ठीक है। अब सेम चीज हम लीफो के लिए तुम लोग को बताएंगे, तो ये मैंने कैसे काट दिया, इसको ठीक करता है। 200, 300, 425, 200, 300, 425, 475, 500 और 800। अगर हम लोग लीफो फॉलो करते हैं तो क्या सिचुएशन क्रिएट होता है, देखो। लीफो फॉलो करें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये रिसिप्ट किया, फिर ये रिसिप्ट किया, तब ये इशू हुआ, तो इशू होने से लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो बोलो 250 इशू कहाँ से होगा? ये कहाँ से इशू होगा? मैम पूरा 300 से होगा। हाँ 300 से होगा, तो 200 वाला स्टॉक मेरा रह जाएगा, 300 से कितना चला जाएगा 250, तो यहाँ कितना बचेगा? 50 बचेगा, ठीक है। तो ये बचा हुआ है, इसमें से 50 बचा हुआ है। अब हम लोगों ने 425 रिसिप्ट किया, 300 इशू करेंगे, ठीक है, 300 इशू करेंगे, तो अब कैसे होगा सिचुएशन? हम लोग लीफो कर रहे हैं, वो दिमाग में रख के हमें आंसर देना। 300 कहाँ से इशू होगा? 425। मैम हाँ 425। 425 से इशू होगा, 425 माइनस 300 आराम से इससे हो जाएगा, और इसमें बच भी जाएगा कितना? 125। मतलब ये स्टॉक अभी 125 क्वांटिटी में बचा हुआ, ये और ये हम लोग कर चुके। अब हम लोगों ने 475 रिसीव किया है, 550 इशू करना है, हम लोग कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो बोलो 550 कैसे इशू होगा? 475 থেকে তারপরে 125 থেকে। हाँ पहले 475 से पूरा 475 ले लेंगे, ये नीचे का छोड़ो, ये तो अभी आया ही नहीं, अभी हम लोग जून में है, अप्रैल मई जून जुलाई में है, ठीक है। तो ये ऐसा मत सोचो नीचे वाला डेटा देखने लग जाओगे। 475 मुझे रिसीव है, मुझे इशू करना है 550, तो लास्ट स्टॉक है 475, वो लेने से भी पूरा नहीं बना, तो जितना शॉर्टफॉल हो रहा है वो 125 से लेना है, तो कितना कम हो रहा है? 75 कम हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ से लेंगे? 125 से 75 ले लेंगे, तो ये कितना बचेगा फिर? 50। 50, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा खत्म और ये कैंसिल आउट होके 50 बचा, ठीक है। ये इशू भी हम लोग कर चुके। अब नेक्स्ट जाते हैं, हम लोगों ने 500 रिसिप्ट किया और 800 इशू करने बोला, तो अब 800 इशू करने के लिए सबसे पहले कौन से स्टॉक में हम लोग कौन सा स्टॉक यूज करेंगे? रॉ मटेरियल 500। 500, ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। 500 से 500 चला जाएगा, जीरो, लेकिन तब भी तो काम नहीं बना। अब इसके आगे कौन सा है? अब ये तो अभी तक सितंबर आया नहीं, अभी हम लोग अगस्त में है, तो फिर ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसके लास्ट इन कौन सा है, इसके बाद लास्ट इन कौन सा? 50। जून का 50, ठीक है। तो ये 50 यहां से ले लेंगे, तो क्या 50 लेने से पूरा होगा? 50 ले लिया, लेकिन मैंने तो यहाँ 500 ही सपोर्ट दिया ना, 800 में 500 ही सपोर्ट दिया, तो और कितना लेना पड़ेगा यहाँ से? और कितना चाहिए मुझे? 300 चाहिए, तो 300 के लिए मुझे कौन कौन सा स्टॉक आगे का यूज करना पड़ेगा? ये 50 और ऊपर वाला 50 एंड 200। हाँ, तो सब ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कितना आंसर, ये पूरा जीरो, मतलब ये 50, 50 और 200, ये पूरा लेने से 300 बन के ये 800 बनेगा, ठीक है। तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमें फिर से ये पूरा जीरो हो गया, अगर देखोगे तो ये पूरा मेरा जीरो हो गया, यहाँ पर जो परचेज वो इशू हो गया। अब बचा 600, हम लोगों ने रिसिप्ट किया, 400 इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो 600 से 400 इशू कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इशू कर देते हैं 600 में से 400, तो फिर कितना हो जाएगा? 200 क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब इसका रेट कितना होगा?
एट द रेट ऑफ, बोलो इतना ही होगा, 20 करके ही होगा ना इस बार भी। तो अब बोलो कि जो अकाउंटेंट बोल रहे हैं कि एक ही होगा, वैल्यू एक ही होगा, क्या उनका बात सही है कि नहीं? बोलो, फीफो से भी जो आया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, लीफो से भी तो उतना ही आया, तो उनका बात सही है कि नहीं है? बोलो। तो अब क्या कंफ्यूजन है? मतलब हाँ बोलने से गलत हो जाएगा ऐसा कंफ्यूजन है? अरे जो समझ में आ रहा है वही बोलो ना। तो दोनों सेम आया कि नहीं? हाँ मैम। हाँ मैम। आया, ठीक है, तो वो तो हो ही सकता है। क्यों हुआ बोलो ना, क्यों हुआ वो बोलो। आया तो दिख रहा है, क्यों ऐसा हुआ, रीजन क्या निकल के आया, बोल सकते हो कि ये तो मैंने ऐसे करके लिख के दिखाया ना, तो तुम लोग को क्या लगता है क्यों ऐसा हो गया? कुछ भी नहीं समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां तक जितना परचेस था और यहां तक जितना कंजम्पशन था वो दोनों बराबर है। बोलो हाँ कि ना। मतलब मेरे यहाँ जो अप्रैल से शुरू करके अगस्त तक का जो परचेज है, अप्रैल से शुरू करके जो अगस्त तक का परचेज है और अप्रैल से शुरू करके जो अगस्त तक का इशू है, चाहे कोई भी पैटर्न हम लोग क्यों ना फॉलो किए इसमें, फीफो या लीफो, दोनों केस में क्या हुआ, जितना हम लोगों ने परचेज किया, चाहे पैटर्न जैसा भी हो कि हमें कौन सा स्टॉक आगे लिया बाद में लिया, वो तो देखो टेक्निक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कर भी लिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ हर बार कि यहाँ पर आके ये लास्ट स्टॉक से ही सारा काम ये 800 तक का कंप्लीट हो गया, इसीलिए इसमें से ही हम लोगों ने दोनों मेथड में 400 इशू करने के बाद 200 स्टॉक बचाया, इसीलिए रेट 20 करके 4000 आया। बोलो हाँ कि ना। क्या हम समझा पाए कि सेम हुआ? हाँ मैम। है ना? एक बार टोटल करो, यहाँ पर कितना परचेज हुआ ये टोटल करके देखो। 200 900। प्लस 1900, और ये कंजम्पशन देखो, मतलब इशू देखो कितना हो रहा है, 1900। तो अब मुझे बोलो कि अगर मेरा 1900 ही परचेज है ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड 1900 ही मेरा इशू है, चाहे हम कोई भी पैटर्न ले ले, तो मेरा ये स्टॉक मेरा यहाँ पर न्यूट्रल नहीं हो जाएगा। मतलब जितना परचेज उतना ही इशू है, हम कोई भी मेथड ले ले, तो मेरा ये आंसर क्या हो गया, यहाँ पर मैच हो गया। इस वजह से ये 600 से सिर्फ 400 इशू होने के बाद 200 बच रहा है, एक ही रेट का माल है, इसीलिए फीफो किया या लीफो दोनों में सेम आंसर आ गया। तो इस वजह से वो कह रहे थे कि सेम होगा। तो ऐसा ना हम लोग, हमें देख लेना चाहिए कि क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि देखो नॉर्मली मेथड के लिए तो आंसर एक जैसा होता नहीं, बट यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो वही अब हमें बताना है कि क्यों यहाँ पर ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐसे करके आंसर लिखना पड़ेगा। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ परचेज यूनिट। टोटल नंबर ऑफ परचेज यूनिट हम टोटल लिखेंगे, ठीक है, मतलब अप टू सितंबर तक। तो अगस्त तक अगर 1900 है, सितंबर का 600 ऐड करने से हो जाएगा 2500 यूनिट। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट इशूड या फिर इशूड यूनिट जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, 1900 प्लस 800, तो ये हो जाएगा 2300 यूनिट। ठीक है ये। और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कितना आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक at the end of 6 months, that is on सितंबर जो है 30 का होता है, तो 30th सितंबर 2022 विल बी, ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ रहा है 200 यूनिट। ठीक है, ये 200 यूनिट निकल के आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अप टू अगस्त 2022, मतलब ये यहाँ तक जो मैंने यहाँ ऐसे सर्कल सॉरी स्क्वायर बनाया है यहाँ तक। टोटल परचेज एंड टोटल
total purchase and total issue. Value is सेम, ठीक है। जो अभी मैंने तुम लोग को बताया कि देखो दोनों वैल्यू सेम हो रहा है, जितना परचेज है उतना ही कंजम्पशन है, तो जो भी पैटर्न लेंगे तो यहाँ तक तो मेरा पूरा जीरो हो जाएगा। 1900 परचेज किया, 1900 इशू हुआ, जीरो हो गया, तो बचेगा जो 600 से 400 इशू होने के बाद जो बचेगा बस वही, ठीक है, क्योंकि सेम है। दैट इज 1900 यूनिट, दैट इज 1900 यूनिट। इट मीन्स there was no closing stock at the date of August, at the end of August, या फिर अगस्त का डेट दे सकते हैं, मतलब 30th of August, एट द एंड ऑफ अगस्त। मतलब जितना कंजम्पशन है उतना ही परचेज है, तो अगस्त के एंड में कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बच रहा है, ठीक है, कोई किसी भी तरीके का क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचेगा। इन द मंथ ऑफ सितंबर, in the month of September 2022, 600 units were purchased, out of which 400 unit issued, so that closing stock will be always valued from this stock, from this stock। तो मैंने जो भी समझाया देखो वही लिख रहे हैं, बाकी तुम लोग अपने हिसाब से इंग्लिश लिख सकते हो। मतलब अभी तक मैंने यही लिखा है सिंपल, कि टोटल कितना परचेज यूनिट था, टोटल कितना इशू यूनिट था, क्लोजिंग स्टॉक 6 मंथ्स के एंड में कितना हो रहा है 200 यूनिट। तो अप टू अगस्त 2022 तक जितना परचेज था उतना ही कंजम्पशन था। इस वजह से अगस्त के एंड तक किसी तरीके का क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचेगा। हाँ, सितंबर में जो स्टॉक परचेज हुआ उसमें से 400 इशू हुआ, तो उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो सितंबर वाला स्टॉक वाला ही क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, मतलब सितंबर का स्टॉक का रेट के अकॉर्डिंग ही क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर 600 यूनिट वेर परचेज, out of which 400 issued, so the closing stock will always be valued from this stock, and quantity is 200 unit, always at the rate of 20 per unit करके होगा, ठीक है, ये चीज। So the argument of chief accountant is correct। तो उन्होंने सही बोला है, किसी भी मेथड को ले लो, क्योंकि ऐसा तरीके से परचेज और कंजम्पशन हुआ है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एक ही जैसा आएगा। एज देयर इज ओनली वन परचेज एंड वन इशू in a month with no other opening stock। मतलब ये लाइन किस चीज को बता रहा है, ये वाला, वन परचेज वन इशू विथ नो ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि इसके पहले कोई स्टॉक बचा नहीं है, ठीक है, तो फिर वैल्यू मेरा सेम ही आएगा। द मेथड ऑफ pricing of material issued becomes
इररेलीवेंट, ठीक है, तो मेथड इररेलीवेंट, तो वी शुड एग्री विथ हिम, मतलब चीफ अकाउंटेंट के साथ हमें एग्री हो जाना चाहिए. इट मे however be noted that he would not be, मतलब चीफ अकाउंटेंट का बात कर रहे हैं, he would not stand if one finds the value of closing stock at the end of each month. बता देता है इसका मतलब, ये लास्ट लाइन का मतलब, बाकी तो हम लोगों ने जो समझा वही लिखा, ठीक है. बोल रहा है इट में हाउएवर बी नोटेड, ये चीज हमें देख लेना चाहिए दैट ये अकाउंटेंट का बात सही नहीं होता अगर हर मंथ के एंड में कोई ना कोई क्लोजिंग स्टॉक रह जाता. मतलब अगर हम लोगों ने 200 से कुछ स्टॉक रह जाता हमारे पास, 300 से रह जाता, 425 से रह जाता, 475 से रह जाता, 500 से रह जाता, तो फिर हमारा ये सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं हो सकता था. जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो है कोई भी मेथड ले लो सेम होगा, क्योंकि अगर रह जाने वाला कंजम्पशन पैटर्न है तो फिर हमारे अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आएगा. तो मैंने ये फीफो लिफो से दिखाया, तुम लोग कोई भी मेथड से करके देखना, सभी में जो है आंसर वही आएगा कि 200 यूनिट और 20 रुपए करके, ठीक है. इसको अगर तुम लोग वेटेड एवरेज से भी घर पे ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है. मेथड नहीं बोला है कोई बात नहीं, हम लोग कोई मेथड से कंपेयर करके चीजों को समझ सकते हैं. तो मैंने फीफो लिफो लिया, आसान होता है. तो इसमें देखो हमारा आंसर जो है दोनों केसेस में ही जो है 400 करके आ जाएगा, ठीक है. तो ये इतना चीज तुम लोग को थोड़ा सा समझा के लिखना पड़ेगा. तो मेन बात यही है बिकॉज अगस्त तक होल जो इशू हुआ है होल कंजम्पशन हो जा रहा है, इस वजह से जो बचा हुआ स्टॉक है उससे इशू होने के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वही हमारा, मतलब जो स्टॉक बच रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है, इसी वजह से एक ही रेट का माल पड़ा हुआ है, ठीक है. इसी वजह से हम लोग का चेंजेस नहीं देखने को मिलता. अब इसके बाद जो बी है वो वाला देखते हैं, मतलब क्वेश्चन का बी पॉइंट बोला है कि लीफो कब हमारे लिए प्रेफरेबल होता है. स्टेट व्हेन एंड व्हाई वुड यू रिकमेंड द लीफो मेथड, ठीक है. हम लोग लीफो मेथड को कब रिकमेंड करेंगे, तो लीफो मेथड को कब रिकमेंड करना चाहिए बताते हैं. खत्म हो गया. देखो लीफो मेथड का हमारा बेनिफिट क्या है, हम एक एक पॉइंट लिखवा देते हैं फिर उसको समझा देते हैं. सबसे पहला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अभी लिखो हम समझाते हैं. issued will be either nearer or will reflect the current market price. Thus, cost of goods produced will be related to trend of the market price. ये m dot p market price है of material. Such a trend in price of
material enables the matching of matching concept of cost of production with current sale value. समझाते हैं क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इशू। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लो यूज कर रहे हैं लिफो मेथड, ठीक है, तो हमारे पास मान लेते 1 तारीख को @5 वाला मेटेरियल आया, फिर 2 तारीख को मान लेते @6 वाला मेटेरियल आया, एग्जाम्पल। ठीक है, तो बोल रहे कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इशू। तो अगर हम लोग इशू करना चाहते हैं, अब मान लेते हैं कि हम लोग ये मान लो 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, हम लोग इशू करना चाहते हैं सपोज, अच्छा यूनिट अभी नहीं दे रहा है, हम लोग जो भी यूनिट इशू करना चाहे, अगर हम लोग लिफो यूज कर रहे हैं तो कौन सा स्टॉक पहले जाएगा, इसके बाद इशू आ रहा है। ठीक है, ये परचेज हुआ लगातार 2 बार, इसके बाद इशू आ रहा है, तो कौन सा रेट वाला स्टॉक पहले निकलेगा इशू के लिए, 5 या 6? डेट देख के नहीं बता सकते, 1 तारीख को एक खरीदा, 2 तारीख को खरीदा, अब हम लोग लिफो में इशू करना चाहते हैं इसके बाद, तो कौन सा रेट वाला स्टॉक पहले इशू होगा? 6 वाला। ठीक है, लिफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बोल रहा है अब ये इशू होने का मतलब है ये फैक्ट्री में जाएगा, ये वाला रेट वाला स्टॉक ये फैक्ट्री में जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री में जाके क्या होगा, फिनिश गुड्स बनेगा। ये क्या है, ये क्या चीज जा रहा है, रॉ मटेरियल, इतने रेट वाला, इससे क्या बनेगा, फिनिश गुड्स बनेगा। तो फिनिश गुड्स बनेगा, तो फिनिश गुड्स में लगने वाले मटेरियल का कॉस्ट डिसाइड होगा, तो मटेरियल का कॉस्ट कितना करके होगा, @6 करके। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया। issued will be either nearer or will reflect the current market price। ठीक है, तो ये current market price के आसपास है, ऑब्वियसली आसपास है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल 1 तारीख को 5 रुपए का मिला, मान लेते सेम रॉ मटेरियल है, ठीक है, सेम रॉ मटेरियल है, फिर 2 तारीख को 6 रुपए का मिला, मतलब इसका प्राइस जो है बढ़ रहा है अगर देखा जाए। तो अगर हम लोग लिफो फॉलो कर रहे हैं तो ये इशू करेंगे, तो करेंटली मार्केट में मटेरियल का जो कॉस्ट चल रहा है, हमारे फिनिश गुड्स में मटेरियल उसी रेट में आएगा, तो इसको बोलते हैं कि ये हमारे मटेरियल के कॉस्ट का कौन सा प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, करेंट मार्केट प्राइस को। लेकिन इसी पे अगर फीफो होता तो फिर हम लोग कौन सा रेट वाला देते, बोलो, फीफो होता और इशू होता तो हम लोग कौन सा रेट वाला स्टॉक ट्रांसफर करते फैक्ट्री में, बोलो बोलो। अगर फीफो होता 5, तो ये क्या करंट मार्केट प्राइस कौन सा है, 5 और 6 में करंट मार्केट प्राइस कौन सा है, अगर सेम रॉ मटेरियल का बात हो रहा है तो 5 और 6 में करंट मार्केट प्राइस कौन सा है जो लेटेस्ट डेट पे लिया गया, तो बोलो। जैसे आज खरीदने 6, ठीक है, आज खरीदने गए आलू, एक दाम मिला, 2 दिन बाद गए कुछ और मिला, तो लेटेस्ट वाला कौन सा है, 2 दिन बाद जो हुआ वही वाला ना, तो वो चीज। 10 कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, अब ये जो गुड्स बन के रेडी होगा फिनिश गुड्स, उसमें 6 रुपीज वाला मटेरियल का प्राइस लगेगा, क्योंकि हम लिफो पे जो है डिस्कशन कर रहे हैं। 10 कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विल बी रिलेटेड टू ट्रेंड ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल। तो ट्रेंड मतलब मार्केट में ट्रेंड क्या है इस मटेरियल का, कि ये 5 से 6 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो फिर अगर हम लोग लिफो फॉलो कर रहे हैं तो हमारे गुड्स में वो मटेरियल का प्राइस जो है वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से लग रहा है। ठीक है, सच ए ट्रेंड इन प्राइस ऑफ मटेरियल एनाबल्स द मैचिंग कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद करंट सेल्स वैल्यू। मतलब इसका मतलब है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट मतलब जो अकाउंट्स में होता है कि मैंने कितने रुपए का चीज खरीदा और उसको मैंने कितने रुपए में बेचा, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है, तो ये देखो इधर लिखते हो ना ट्रेडिंग में बाई सेल्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखते हो टू परचेज। तो हमें क्या करना पड़ता है, परचेज के वैल्यू के साथ सेल्स के वैल्यू को जो है मैच करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर 10 यूनिट खरीदा 10 रुपीज करके, इसमें से मैंने 8 यूनिट बेच दिया 12 रुपए करके, तो ये 100 रुपए का चीज खरीदा था, ये 96 रुपीज का बेच दिया। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोल रहा है, तो फिर बाकी 2 यूनिट को भी दिखाओ,
कितना 10 रुपए करके कितना हो जाएगा 20, तब जाके यहाँ पर रिकॉर्ड होगा 16 रुपीज का प्रॉफिट, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है, तभी रिकॉर्ड होता है। तो मैचिंग प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है कि मेरे इस परचेज के साथ मुझे इस रेवेन्यू को मैच करना पड़ेगा। तो अगर मेरा सेल 8 यूनिट का दिख रहा है तो मुझे यहाँ परचेज भी 8 यूनिट का दिखाना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है, इधर तो 10 यूनिट दिख रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक में इधर 2 यूनिट दिखा है ना, तो लेजर की इधर अगर 10 यूनिट का कॉस्ट, इधर 2 यूनिट का कॉस्ट है, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होकर 8 यूनिट का ही कॉस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी को मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। यहाँ पर भी मैचिंग कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग इस तरीके का मार्केट प्राइस करेंटली जो चल रहा है, यानी कि जो ट्रेंड वाला वैल्यू है, ट्रेंड मतलब जो भी रिसेंटली चल रहा है, तो रिसेंटली 6 रुपीज करके चल रहा है, तो ये ट्रेंड वाला प्राइस लेने के वजह से तो हम लोग सेल करके जो हमारे पास सेल वैल्यू आएगा, जो करंट सेल वैल्यू होगा, ठीक है, उसके साथ हम लोग अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है मैच जो कर पाएंगे, उसमें हमारा जो है ट्रेंड के साथ मैच होगा। मतलब देखो बिकेगा क्या, बिकेगा तो वैसा ही जैसा अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे फैक्ट्री में अपने मटेरियल को इशू कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैचिंग कंसेप्ट कितने अच्छे से फॉलो हो रहा है। अगर 5 वाला हम लोग सेंड करते, अगर हम लोग फीफो फॉलो करते, तब मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ओल्ड प्राइस है, क्योंकि न्यू तो अभी 6 है अगर हम लोग फीफो फॉलो करते, और जबकि हम लोग बेचेंगे करंट प्राइस में, करंट मार्केट प्राइस में, उसी में बेचना पड़ेगा, दूसरे किसी प्राइस में तो बेच नहीं सकते हैं। हाँ, अपने रॉ मटेरियल को इशू कर सकते हैं अपने मेथड के अकॉर्डिंग, ओल्ड वाले वैल्यू में, न्यू वाले वैल्यू में। तो अगर लीफो फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हमारा बेनिफिट ये है कि हमारा सेल वैल्यू तो करंट होगा ही होगा, वो तो दोनों केसेस में होगा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन के रेडी होगा वो भी हमारे ट्रेंड, लेटेस्ट ट्रेंड या मार्केट प्राइस के साथ वाला ट्रेंड के साथ ये चलेगा, ठीक है। मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बन के रेडी होगा। तो वही चीज बोल रहा है, तो हमारा मैच जो है वो सही सही होगा। सच ए ट्रेंड इन प्राइस, मतलब क्योंकि हम लोग प्राइस जो है ट्रेंड वाला ले रहे हैं, मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है वो ले रहे हैं, बिकॉज हम लोग लिफो फॉलो कर रहे हैं। तो बोल रहा है मटेरियल एनाबल्स द मैचिंग कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद करंट सेल्स वैल्यू। तो करंट सेल्स वैल्यू के साथ हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है लेटेस्ट ट्रेंड के साथ मैच कर सक रहे हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है लिफो का बेनिफिट पहला, ठीक है। फिर सेकंड देखो, लिफो का सेकंड बेनिफिट इसमें, इन लिफो ड्यूरिंग द राइजिंग प्राइस, जब चीजों का दाम बढ़ेगा, डज नॉट रिफ्लेक्ट अनड्यू हाई प्रॉफिट इन PL as it was under FIFO और वेटेड एवरेज मेथड। अब ये चीज क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर हम लोग लिफो फॉलो कर रहे हैं और राइजिंग प्राइस चल रहा है मार्केट में, ठीक है, मतलब पहले जो मटेरियल मान लो 1 तारीख को लिया था 5 रुपए का, सेम एग्जांपल ले रहे, 2 तारीख को लिया हम लोगों ने वो 6 रुपए का, फिर 3 तारीख को लिया मान लो हम लोगों ने वो 7 रुपए का, तो मैंने 1-1 रुपए करके प्राइस बढ़ाया। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो बोल रहे हैं अनड्यू हाई प्रॉफिट इन PL शो नहीं करेगा, ठीक है, मतलब PL में हाई प्रॉफिट शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगर मान लो हम लोग फीफो यूज करते हैं, ठीक है, फीफो यूज करते हैं, अब मान लो जो प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे उसका मार्केट में सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, हम लोग भी 10 रुपए करके बेचेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, अगर हम फीफो यूज कर रहे हैं और मुझे इसके बाद इशू करना है, ठीक है, तो हम कौन से रेट वाला मटेरियल ट्रांसफर करेंगे, ऑब्वियसली 5 रुपीज वाला। तो अगर हम 10 रुपए में बेचना चाहेंगे तो उस केस में मेरा प्रॉफिट कितना दिखेगा, मान लो कि हम 10 रुपए, ये मेरा फिक्स्ड कर देते हैं कि हम 10 रुपए में सेल करेंगे, तो मेरा उस केस में प्रॉफिट कितना दिखेगा, मटेरियल का कॉस्ट 5, बेचेंगे 10 रुपए में, मतलब मान लो फिनिश गुड्स बना के बेचेंगे, उसमें तो लेबर वगैरह सारा चीज लगेगा। एक बार मान लो कि उस गुड्स में सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट ही आ रहा है जो कि 5 रुपए का है, तो फिर हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 5 रुपीज। 5 रुपीज। अच्छा अगर हम लोगों ने यहाँ पर मान लो लिफो यूज किया होता और हम लोग इशू करना चाहते, ठीक है, हम लोग लिफो यूज करते, हम लोग इशू करना चाहते हैं, तो फिर हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ भी हम लोग 10 ही रखेंगे, मार्केट के साथ चलना है ना, मान लेते हैं उस प्रोडक्ट को 10 रुपए में ही बेचना है, तो मेरा जो यहाँ पर इशू प्राइस है मटेरियल का वो कितना आएगा, ये तीनों में से
₹7 और प्रॉफिट ₹3 में। प्रॉफिट ₹3, ठीक है। तो इसमें देखो हाई प्रॉफिट शो हो रहा है, इसमें लेकिन हाई प्रॉफिट शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्राइस राइजिंग है। अगर प्राइस राइजिंग है तो मेरा कॉस्ट तो बढ़ रहा है, तो हम जो भी प्रोडक्ट में इस मटेरियल को यूज करेंगे मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है। तो करेंटली अगर मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट तो मुझे कम होना चाहिए, प्रॉफिट मुझे ज्यादा कैसे हो सकता है? अगर मार्केट में प्राइस हाई चल रहा है तो मेरा तो प्रॉफिट कम होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ लीफो ही मुझे रिफ्लेक्ट करके दे रहा है, फीफो नहीं दे रहा है। तो बोल रहे हैं लीफो का ये एक एडवांटेज, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ते जा रहा है तो फिर हम लोग बेकार का हाई प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर फीफो यूज करेंगे तो वो हो जाता है, जबकि लीफो यूज करने पे नहीं होता है। तो ये लीफो का एडवांटेज हो गया। तो हमें एडवांटेज ही पूछ रहा है तो हम लोग वही लिख रहे हैं, तो ये लीफो का एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा इसके साथ ही मुझे ऐड करना है, थर्ड नंबर नहीं, इसके साथ ही मुझे ऐड करना है इसके बाद, इन फैक्ट द प्रॉफिट in fact the profit shown here is relatively lower as relatively lower as the cost of production, as the cost of production takes into accounts the rising trend of material, rising trend of material prices. बता रहे हैं, इसके बाद जो पॉइंट जुड़ रहा है वही सेम चीज ही बोला गया है। यहाँ पर लिखा है मैंने, इनफैक्ट द प्रॉफिट सोन हियर इज, जो प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है जो कि ₹3 आ रहा था, वहां पर जैसे ₹5 आ रहा था, रिलेटिवली लोअर, ये कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हम लोग अकाउंट्स में जो ले रहे हैं, दैट इज यहाँ 7 लिया, उसमें 5 लिया था, वो राइजिंग ट्रेंड के अनुसार है। ठीक है, तो क्योंकि मेरा ट्रेंड राइजिंग है, प्राइस राइजिंग है, तो फिर मेरा यहाँ 7 दिख रहा है। मतलब जितना लीफो लेंगे तो एकदम लास्ट वाला स्टॉक लेंगे तो लास्ट वाला स्टॉक का वैल्यू सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ ही जा रहा है, रोज प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज मैंने जो चीज खरीदा, 10 दिन बाद वो चीज खरीदने जाएंगे तो वो और भी महंगा मिलेगा, 15 दिन बाद जाएंगे और भी, अगर वो चीज का दाम बढ़ ही जा रहा है। ठीक है, तो फिर उस चीज को यूज करके अगर हम लोग कुछ प्रोडक्शन करें तो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बोला। एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, in case of falling prices, अगर प्राइसेस गिर रहा है, लिख देते हैं फिर समझा देंगे, प्रॉफिट ट्रेंड्स राइज ड्यू टू लोअर मेटेरियल कॉस्ट, yet finished product appear to be more competitive and are at market. अगर प्राइस कम हो रहा है, इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस, मतलब प्राइस अगर कम हो रहा है, जैसे मान लेते 1 तारीख को था ₹5, फिर 2 तारीख को हो गया 4, 3 तारीख को हो गया 3, ठीक है, और
4 तारीख को हो गया, मान लेते 2 ऐसे हो गया, ठीक है। इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस तो मैंने प्राइस जो है कम करके दिखा दिया, एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट, ठीक है। प्रॉफिट ट्रेंड्स राइज ड्यू टू लोअर मटेरियल कॉस्ट, बोल रहा है प्रॉफिट का जो ट्रेंड वो हमें बढ़ने वाला दिखेगा। जैसे अगर हम लोग लीफो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मान लो मेरा सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का 10 रुपए, तो हम लीफो यूज कर रहे हैं, ये सारी चीज परचेज होने के बाद इशू होगा। अब लीफो यूज करेंगे तो कौन सा वाला रेट वाला स्टॉक जाएगा सबसे पहले? हम 2। 2 वाला, ठीक है, तो ये 2 वाला जाएगा, तो प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड हो गया? 8, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इसके बाद तो प्राइस गिरने वाला है, मतलब और भी कम होगा, तो 2 से कम 1 कर देते हैं, तो अगर 1 हुआ तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। अच्छा, और भी कम होगा क्योंकि बोल रहे हैं फॉलिंग प्राइस, तो हम थोड़ा और कम कर देते हैं 0.50, तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 9.50। तो देखो प्रॉफिट ट्रेंड राइज, तो देखो अगर हम लोग इस सिचुएशन में लिफो का यूज करेंगे तो प्रॉफिट हम लोग का बढ़ता जाएगा, पहले 8 दिखा, फिर 9 दिखा, फिर 9.5 दिख रहा है, ठीक है, ड्यू टू लोअर मटेरियल कॉस्ट। क्योंकि अगर प्राइस जो है वो फॉलिंग है, लीफो ले रहे हैं, तो लास्ट वाला प्राइस सबसे कम होगा, और मेरा कॉस्ट जितना कम होगा प्रॉफिट तो उतना बढ़ेगा, ठीक है। ये फिनिश प्रोडक्ट अपीयर टू बी मोर कॉम्पिटिटिव एंड आर एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर ये चीज भी बोल रहा है कि फिनिश प्रोडक्ट जो है वो मार्केट प्राइस पे ही हमें लेकिन बेचना है, वो चीज यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों को उसको, मतलब ये एक्चुअली ये चीज ये बोल रहा है कि इस वजह से हमारे फिनिश प्रोडक्ट क्या होगा? कंपिटिटिव हो जाएगा मार्केट में। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो अगर मेरा कॉस्ट कम हो रहा है, हम लीफो यूज कर रहे हैं, तो हम चाहे तो 10 रुपए से कम में भी तो बेच सकते हैं, मार्केट प्राइस से ज्यादा में नहीं बेचा जाता है, कम में तो बेच ही सकते हैं ना, तो वही बोल रहा है। तो इसकी वजह से फिनिश प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा कंपिटिटिव हो जाएगा मार्केट में। कोई अगर लीफो फॉलो कर रहे है तो वो अपने इसको 10 की जगह, मान लो 8 रुपए प्रॉफिट कमा रहे, सोच रहे हैं 10 की जगह क्यों ना हम इसे 9 रुपए में बेचे, ज्यादा कस्टमर आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि फिनिश प्रोडक्ट अपीयर टू बी मोर कम्पिटिटिव एंड आर एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और ये हम लोग मार्केट प्राइस में भी चाहे तो बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें, और चाहे तो हम लोग इसे कम्पिटिटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें लीफो का बेनिफिट्स पूछा था, तो वो हम लोगों ने बता दिया। तो एक चीज और बता देते हैं, एक्चुअली लीफो मेथड हम लोग कर तो रहे हैं एकेडमिक पर्पस में, बट लीफो मेथड जो है वो AS2, मतलब एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है, ठीक है, तुम लोग का एस है, तुम लोग पढ़ोगे जिनका एस है, AS2 में जो है यहाँ पर हमें स्टॉक का वैल्यूएशन के बारे में बताया जाता है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर बोला गया है कि लीफो को फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीफो फॉलो करने के लिए मना करता है, तो अकाउंट्स में लीफो फॉलो नहीं होता है। बट यहाँ कॉस्ट में हमें दिया है सीखने के लिए, तो हम लोग इस पे जो भी डेटा है वो पढ़ेंगे, किसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये मेथड कैसे काम करता है, तो ये सारा चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो AS2 के अकॉर्डिंग ये मेथड बैन है, ठीक है, इसको यूज नहीं किया जाता। ये बोल दिया गया है AS2 के तरफ से कि ये मेथड यूज ना। के बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके आगे जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, बस एक क्वेश्चन और बाकी है। ये वाला, ये और एक केस सीनरी ऐड हुआ है, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ भी सब हो गया है, बस एक क्वेश्चन रहा, 8 8 नंबर वाला बाकी है, लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें फीफो मेथड से इस क्वेश्चन को करने बोला है। इस क्वेश्चन में एक गलती भी है, ठीक है, वो करवाते करवाते तुम लोगों से ही पूछेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करो, ये फीफो से हमें करने बोला है, क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन होगा, और अगर कुछ थियोरेटिकली है, काफी सारा चीज थियोरेटिकली है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वो करेंगे। So, तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला था ना कि गुड्स रिसिप्ट नंबर वगैरह का कॉलम बना के कैसे कर सकते हो दिखा देंगे, तो इस क्वेश्चन में हम दिखा देते हैं, देखो कैसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए ना हमें थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए होगा।
स्टोर लेजर ऑफ एटी लिमिटेड, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एटी लिमिटेड, फॉर द मंथ ऑफ, ठीक है, कुछ ज्यादा वैसा है नहीं इसलिए मैंने पढ़ा नहीं, जस्ट स्टार्ट कर दिया, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, और डेटा दिया हुआ है उससे हमें बनाना है, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022, हमें फीफो मेथड से क्वेश्चन को करने दिया, ये देखिए दे दिया है नीचे। Prepare the price store ledger on FIFO method and state how do you treat the shortage in stock taking। यहाँ कुछ शॉर्टेज का बात आएगा तो वो ये देखो, ये हमें कैसे ट्रीट करना है वो बताना है, बस और कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग कॉलम बना लेते हैं, तो डेट, रिसिप्ट। अब रिसिप्ट में ज्यादा कॉलम बनाएंगे अगर हमें सारा चीज लिखना होता है, जैसे कि GRN और MRR, ठीक है। GRN मतलब अगर गुड्स रिसिप्ट हो रहा है तो गुड्स रिसिप्ट वाला नंबर, और MRR जो है जैसे कि रिटर्न वगैरह हो रहा है तो वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर क्वांटिटी जैसे हम लोग लिखते हैं वो तो तीन तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है, ये आ जाएगा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अच्छा, फिर यहाँ पर हो जाएगा इशू। इशू में हमें इशू वाला नंबर का ये रहेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिक्विजिशन नंबर, तो RN दे देते हैं, रिक्विजिशन नंबर। जैसे रिक्वेस्ट भेजा जाता है ना फैक्ट्री प्रोडक्शन सेंटर से, मैसेज आएगा, मतलब रिक्वेस्ट भेजा जाएगा स्टोर वालों को कि भाई ये स्टॉक दे दो, ये वाला मटेरियल दे दो। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फिर इसके बाद बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। तो इसमें रुपीस एग्जाम में ऐसे लिख लेना है, इसमें यूनिट लिख लेना है। मेरा उतना जगह नहीं हो रहा है तो मैंने इसमें एक में लिख के दिखा दिया, ठीक है, ऐसे लिख लेना है। अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहले 1 सितंबर ओपनिंग बैलेंस बोला है तो लिख लेते हैं 1 सितंबर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस में लिख दिया जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया 25 यूनिट्स, 162, सॉरी 162 में, हाँ 162.50 इसका वैल्यू है, तो ये यहाँ पर जाएगा। तो बोलो इसका रेट कितना होगा, रेट खुद को निकालना पड़ेगा। अनम्यूट हो गया किसी का लग रहा है, तो म्यूट कर लीजिए। बोलो कितना होगा रेट, अगर 25 यूनिट का 6.5। हाँ डिवाइड करने से ही पता चलेगा 6.50, ठीक है। 1 सितंबर, उसके बाद 4 सितंबर को इशूज रिक्वेस्ट नंबर 85 इशू किया गया है, रिक्वेस्ट नंबर 85 के अगेंस्ट में। जो रिक्वेस्ट नंबर डाला था 85 उसमें 8 यूनिट का रिक्वेस्ट भेजा था, तो उन्होंने 8 यूनिट इशू कर दिया, तो 4 सितंबर को इशू में लिखेंगे, ठीक है। इशू में हम लोग लिखेंगे 8 यूनिट और रिक्वेस्ट नंबर है 85, ठीक है। अब ये 85 डेटा से कंफ्यूज मत हो जाओ, ये नंबर है, रिक्वेस्ट नंबर मतलब जिसमें रिक्वेस्ट डाला था वो रिक्वेस्ट नंबर है, जैसे बिल नंबर वगैरह होता है ना, तो 8 यूनिट। तो फीफो करना है तो एक ही स्टॉक है, तो रेट कितना हो जाएगा 6.50। तो बताओ 8 इंटू 6.50 कितना होगा, 52 मैम। 52। अच्छा, मेरा ये सब क्या आ गया, हाँ 52 होगा। तो अब 25 से 8 यूनिट चला गया तो कितना बचेगा 17। 17 रेट, यूनिट। हाँ रेट 6.50, तो फिर हो जाएगा 110.50, ठीक है। अच्छा, 4 सितंबर के बाद 6 सितंबर रिसिप्ट हुआ है बी एंड कंपनी, सप्लायर का नाम है, गुड्स रिसिप्ट नंबर 26, ठीक है। तो फिर वो रिसिप्ट नंबर लिख सकते हैं क्योंकि कॉलम बनाया है, वैसे बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है कि बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 26 नंबर रिसिप्ट नंबर है, और कितना रिसिप्ट हुआ है 50 यूनिट 5.75, तो 50 यूनिट 5.75, तो देख लो कितना होता है 287.5। 287.5। अच्छा, अब ये फीफो है तो हमें कैसे लिखना पड़ता है 17, उसके नीचे 26 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 6.50 और यहाँ पर लिखेंगे 5.75,
तो 17 करके ये हो जाएगा 287, सॉरी 110, ये गलत लिखते हैं, 110.50 और ये कितना हो जाएगा 287.50, ठीक है। अच्छा 6 सितंबर के बाद 7 सितंबर इशू, 7 सितंबर इशू बोला है, ठीक है। अच्छा इशू का कोई नंबर है, देख लेते हैं, नंबर है तो लिख देंगे। इशू रिक्वेस्ट नंबर 97 12 यूनिट, तो 97 है, 12 यूनिट देना है। तो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 17 से ही 12 दे सकते हैं आराम से। तो 12 का रेट 12 इंटू 6.50 करके कितना हो जाएगा 78, ठीक है। तो अब बचा कितना, 17 में से 12 चला गया, कितना बचेगा 5, और ये 26 बचा हुआ रहेगा। तो 5 कितना रेट है 6.50 और ये 5.75, 5.75 वाला रेट पता है, ये वाला बताओ। 32.5, ठीक है। अच्छा 7 सितंबर के बाद 10th को रिटर्न हुआ है टू बी एंड कंपनी, इसको क्या ट्रीट करेंगे 10 सितंबर 22। रिटर्न करने से पहले वो लोग किसको रिटर्न कर रहे, बी एंड कंपनी। बी एंड कंपनी कौन था, सप्लायर था। सप्लायर को अगर रिटर्न कर रहे हैं तो कौन से कॉलम में दिखाए, इशू या रिसीप्ट, इशू मैम। इशू पे दिखाएंगे। 10 यूनिट वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 यूनिट वापस कर रहे हैं, क्या कोई वापस करने का नंबर वगैरह दिया है, कुछ नंबर नहीं दिया है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब बोलो बी एंड कंपनी से जो लिया था स्टॉक, उसका वैल्यू इसको कितने से वैल्यू करेंगे, जितने से वो स्टॉक लिया था। तो कितने से ये स्टॉक लिया था, 10 यूनिट रिटर्न है, तो इनसे लिया था कितने का 5.75, तो यहाँ रेट कितना लगाएंगे, बोलो कौन सा स्टॉक रिटर्न हो रहा है, जो बी एंड कंपनी से लिया था, ये वाला। 5.75। हाँ ये वाला स्टॉक रिटर्न हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग इसी रेट में लगाएंगे, जिससे जितने रेट का सामान लिया जब वापस करेंगे तो उतना ही रेट में वो वापस लेगा ना, 5.75। तो ये कितना हो जाएगा 5.75 मल्टीप्लाई करने से 57.50। 57.50, ठीक है। तो ये 5 बच गया 6.50 वाला, और ये 26 में से 10 चला गया, तो कितना बचेगा 16 मैम। 16, 5.75। तो देखो कितना होगा, ये तो हो जाएगा 32.5, मैम और ये यूनिट तो 50 है, 26 तो वो नंबर है, उसका ऑर्डर नंबर है। क्वांटिटी। ओह अच्छा, हाँ मैम, 50 होगा। हाँ ये 26 लिख दिया मैंने, गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो जाएगा इसका मतलब, इसलिए लिखते नहीं है वाला, लिखने से confusion होती है। 17 यहाँ 50 आ जाएगा, तो 15 to 5.7, 287.5। अच्छा, और ये हम लोग का 12 इशू हुआ, 5 रह गया और इधर से 50 रह गया, तो ये 287.5, ठीक है। अच्छा फिर इशू हुआ तो यहाँ से 10 इशू हुआ, 40 तो रह फिर जाएगा मैम। हाँ, तो फिर ये वाला, ये गलत हो गया ना। अगर हम लोग इशू कर रहे हैं 10 यूनिट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 5 भी जाएगा और 50 में से कितना जाएगा, ऐसे होगा ना। मैम रिटर्न तो एक ही सप्लायर का, तो दोनों क्यों चेंज ओ करेंगे हम अच्छा लोग। अच्छा, रिटर्न एक ही का होगा, हाँ 10 वाला रिटर्न है 5.75, तो कौन सा बचा हुआ फिर रहेगा, 5 वाला बचा हुआ रह जाएगा, क्योंकि वो वाला सप्लायर नहीं है, तो कौन से डिडक्ट करना पड़ेगा 50 से मैम। 50 से, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा, हाँ अब ठीक है, गलत बात नहीं। अच्छा अब यहाँ पर हो जाएगा 32.5 और 14 to 5.75, 230, ठीक है। अच्छा 10 सितंबर के बाद, 10 सितंबर के बाद है 12 सितंबर इशू हुआ है 15 यूनिट, 12 सितंबर को इशू हुआ है, इशू का डेट दिया, अरे नंबर दिया है, रिक्वेस्ट नंबर 108,
और इशू करना है हम लोग को 15 यूनिट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं, तो पहले 5 से लेंगे और उसके बाद कहाँ से लेंगे 10। तो 5 वाला 6.50 तो 32.5 और 10 वाला कितना रेट है 5.75 तो कितना हो जाएगा 57.5। देख लो तो ठीक है 57.5 और 32.5 89 90 ठीक है 90 आ रहा है। अब बचा कितना 5 पूरा चला गया 40 में से 10 चला गया 30 बचा हुआ है 5.75 वाला। तो देखो कितना होगा 172.5 ये बच रहा है 172.5 हाँ ठीक है यहाँ तक ठीक है। फिर ये वाला हो गया हम लोग का 12। फिर 13 को 20 यूनिट इशू हुआ है। फिर 13 को 20 यूनिट इशू हुआ है ठीक है। तो 20 यूनिट इशू करना है। अच्छा रिक्वेस्ट नंबर है 110। तो बोलो 20 यूनिट कहाँ से करेंगे ये 30 एक ही बचा हुआ है इससे करेंगे। तो 5.75 इंटू 20 कितना हो जाएगा 115। तो यहाँ बचा कितना फिर 10 10 इंटू 5.75 तो कितना हो जाएगा 57.50 ये बच रहा है ठीक है। ये 13 तक का हो गया। अच्छा इसके बाद 15 सितंबर को रिसिप्ट फ्रॉम एम एंड कंपनी। 15 सितंबर को रिसिप्ट फ्रॉम एम एंड कंपनी रिसिप्ट नंबर है 33। एक बार म्यूट करो ना शायद अनम्यूट हो रहा है बार बार। 25 यूनिट 6.10 रिसिप्ट हुआ है 25 इंटू 6.1 कितना हो जाएगा 152.5। अच्छा तो अब 10 था 33 आ गया तो कितना हो जाएगा सॉरी 33 फिर लिख दिए गलती से। देखिए कितना लिखना चाहिए ये नंबर था 25 लिखेंगे ठीक है 10 और 25 5.75 और 6.10 कितना हो जाएगा ये तो 57.5 और ये हो गया है हम लोग का 152.50 ठीक है ये बन गया 15 सितंबर। अच्छा इसके बाद 17 सितंबर इशू हुआ है 121 रिक्वेस्ट नंबर है 17 सितंबर को इशू हुआ है नंबर है 121 ठीक है 121 है। अच्छा 10 यूनिट अच्छा 10 यूनिट 121 ठीक है 121 और इसमें हम लोग को 10 यूनिट इशू करने बोला है। तो बोलो 10 यूनिट कहाँ से होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो यहाँ से हो जाएगा 10 5.75 तो कितना हो जाएगा 57.5 तो बचेगा कितना 25 6.10 करके 152.50। देख लो 17 सितंबर तक ठीक हुआ है कि नहीं हुआ यस मैम ठीक है। ठीक है। इसके बाद 17 सितंबर के बाद 19 सितंबर रिसीव्ड रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एंड कंपनी। तो बी एंड कंपनी को हम लोगों ने लिया था उनसे प्रोडक्ट फिर रिटर्न किया था तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया हमें ठीक है। तो हम लोगों ने उनसे स्टॉक रिसीव किया तो जीआरएन नंबर 38 ठीक है। और हम लोगों ने कितना स्टॉक लिया 10 यूनिट। तो अगर देखोगे तो हम लोगों ने 10 यूनिट ही उनको रिटर्न किया था। ये देखो 10 सितंबर 10 यूनिट ही उनसे स्टॉक लिया। तो अब बोलो उसका रेट हम लोग कितना लगाए
मैम हमें तो नहीं, 5.75। हाँ जितने से लिया था उतने से ही रिप्लेस किया है, ऐसा मान के चलेंगे जब हमें रिप्लेसमेंट रेट कुछ नहीं दिया है। तो देखो इतने वाला सामान वापस किया था, तो रिप्लेस करने का मतलब है सेम वही चीज दे दिया हमें, दाम वगैरह वही रहेगा 57.50। ठीक है, तो यहाँ पर 25 था और 10 आ गया, तो 6.10 और 5.75, तो कितना हो जाएगा 6.10, 150, 2.50 और 10 मतलब 57.50। ठीक है, 19 सितंबर तक हो गई। फिर 20 रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मेटेरियल ऑफ एम एंड कंपनी मेटेरियल रिटर्न नोट, ये रिटर्न रिक्वेस्ट नंबर 4। ठीक है, तो डिपार्टमेंट से मेटेरियल रिटर्न आ गया, तो इसको क्या ट्रीट करोगे, डिपार्टमेंट से मेटेरियल रिटर्न आया, डिपार्टमेंट मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मटेरियल कहाँ भेजा था, फैक्ट्री में, फैक्ट्री से रिटर्न आ गया, तो क्या एंट्री है, मतलब पहले ये बोलो इशू होगा रिसिप्ट होगा क्या होगा, फैक्ट्री से मुझे मटेरियल वापस इशू कर रहा होगा। है, फैक्ट्री से मुझे मटेरियल वापस कर रहा है, तो स्टोर वाला क्या एंट्री करेगा, ये तो स्टोर में बन रहा है ना, स्टोर लेजर, मैंने फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए दिया था, उनके पास कोई रीजन होगा, ज्यादा हो गया या जरूरत नहीं है तो उन्होंने वापस भेज दिया, तो हमें कहाँ दिखाना चाहिए, दो ही होता है ना, या तो रिसिप्ट में दिखाएंगे या तो इशू में, मैम रिसिप्ट में हाँ आएगा। रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट में रिसिप्ट होगा ना, में होगा। क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है मेरा। ठीक है, तो MRR नंबर 4 है, ठीक है, ये रिटर्न वाला 4 है, कितना यूनिट हमें वापस कर दिया है, 5 यूनिट, और कौन सा वाला था, एम एंड कंपनी वाला था। ठीक है, तो एम एंड कंपनी वाला जो मेटेरियल था उसका प्राइस कितना था, 6.10। ठीक है, तो ये वाला हमें रिटर्न किया है, इसका मतलब, तो ये वाला रिटर्न किया है, लेकिन हमें अभी देखना पड़ेगा इसमें प्राइस कितना दिखेगा, तो ये हमें रिटर्न किया है, तो हम लोग कौन सा मानेंगे, हम लोग तो फीफो कर रहे हैं, बोलो हम लोग कौन सा माने कि हमारे पास कौन सा स्टॉक रिटर्न आए, ये 2 रेट वाला पड़ा हुआ है, हम लोग तो फीफो कर रहे हैं ना, तो कौन सा वाला रिटर्न हुआ है, मैम 6.1। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो 6.1। अच्छा एक सेकंड, ये वाला जो है यहाँ पर तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, हमें ऐसा करना पड़ेगा, एक मिनट देख लेते हैं, ये एम एंड कंपनी से जब हम लोगों ने लिया था तो 6.1 वाला ही लिया था एम एंड कंपनी से। ठीक है, फिर 28 सितंबर को रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, 5 यूनिट डिपार्टमेंट से रिटर्न हो गया। अच्छा, यहीं पर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में मैंने बोला था प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम यहीं पर है, हम भूल गए थे। तो मुझे एक चीज बोलो, ये जो हम लोगों ने एम एंड कंपनी से स्टॉक लिया था 15 तारीख को, एक बार 15 तारीख में आओ, हम लोगों ने ये जो इनसे स्टॉक लिया था, क्या ये स्टॉक कहीं इशू हुआ है, चेक करो तो, इसके बाद इशू जो हुआ है उसका रेट तो ये है, इसके बाद हम लोगों ने रिसीव किया है, इसके बाद इशू तो हुआ नहीं, तो पहले मुझे बोलो एम एंड कंपनी से लिया गया स्टॉक क्या कहीं पर भी इशू हुआ था, मेरा बात समझ में आ रहा नहीं है, मैम। नहीं हुआ था, अगर कोई चीज मैंने इशू ही नहीं किया, क्या वो रिटर्न आ सकता है मेरे पास फैक्ट्री से, ये बताओ, नहीं मैम। नो मैम। नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर ना ये चीज गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम बोल रहे थे ना गलत था, तो ये गलत, ये वाला पॉइंट है कि ये जो रिटर्न है, ये बोल रहा है 5 यूनिट एम एंड कंपनी वाला स्टॉक रिटर्न है, अगर ये एम एंड कंपनी वाला स्टॉक रिटर्न है तो वो इशू भी तो होना चाहिए, तो अब वो इशू ही नहीं हुआ तो वो रिटर्न कैसे होगा, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। अब इस क्वेश्चन को फिर हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो जैसे हमें आंसर में यहाँ पर किया हुआ तो हम वैसे कर देते हैं। देखो 6.1 वाला हम ले नहीं सकते हैं रिटर्न में, क्यों बोलो तो नहीं ले सकते हैं, अभी जो रीजन बोला कि 6.1 वाला तो इशू ही नहीं हुआ था, तो हम उसे रिटर्न कैसे मानेंगे कि वो मेरे पास रिटर्न आ रहा है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है रिटर्न को ट्रीट करने का, तो मुझे कौन सा रेट लेना पड़ेगा, 6.1 तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि वो वाला स्टॉक तो मैंने इशू ही नहीं किया, तो वो मेरे पास रिटर्न कैसे आएगा, तो फिर मुझे रिटर्न क्या लेना पड़ेगा, कौन सा रेट वाला, 5.75। 5.75, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, तो नॉर्मली एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम होगा नहीं, यहाँ है तो हम बता रहे कि हम लोग इसको कैसे करें, वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब इशू ही नहीं हुआ तो फिर रिटर्न कैसे होगा, या तो उस क्वेश्चन में इशू करके रेक्टिफाई कर देना चाहिए उन्हें, या फिर कुछ और करना चाहिए, ठीक है, तो 28.75, इसीलिए हम इसको ऐसे लेंगे। तो अब बोलो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या स्टॉक आ जाएगा, तो एक 5, फिर 25 और 10, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, 5 जो है
ये हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले का कोई स्टॉक हम लोगों ने जो इशू किया था वो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि हम लोग फीफो कर रहे हैं तो ये फर्स्ट इन ही है, मतलब एटलीस्ट इन दोनों से आगे का है, इसीलिए इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो 5.75, 6.10 और 5.75 ऐसे हो, ठीक है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें ऐसे करना, ठीक है, मतलब ये वाला चीज बोल रहे हैं, ये 5 जो ऊपर लगा दिए वो बात कर रहे हैं। 152.50 और ये हो जाएगा 57.50, ये ठीक है। अच्छा, अब 20 सितंबर के बाद बस हो गया, और 2 ही ट्रांजैक्शन है। 20 सितंबर के बाद 22 सितंबर, यहाँ पर बोला है एक जॉब से दूसरे जॉब में मेटेरियल ट्रांसफर हुआ। तो एक जॉब से दूसरे जॉब में मेटेरियल ट्रांसफर हुआ, तो बोलो क्या इसमें स्टोर में कोई इंपैक्ट आएगा? जॉब का मतलब है, मान लो कोई एक काम अलग अलग कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग 2 जॉब है मान लो, ठीक है, एक जॉब का नाम दिया हुआ है 182, एक जॉब का नाम है 187। तो जॉब, एक जॉब से दूसरे जॉब में मेटेरियल ट्रांसफर हुआ है, तो क्या इससे हमारे स्टोर में कोई इंपैक्ट आएगा कि स्टोर में मेटेरियल इशू हुआ या स्टोर में मेटेरियल रिसिप्ट हुआ? बोलो। जॉब मतलब जो फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो एक एक काम का नाम दे दिया, ये एक जॉब है, ये एक जॉब है, ये एक जॉब है। तो एक जॉब में मेटेरियल था तो दूसरे जॉब को भी वो मेटेरियल का जरूरत पड़ा, तो बोला ठीक है तुम हम लोग स्टोर से क्यों मंगवाए, तुम मुझे दे दो, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट वो अपने अंदर कर लेंगे। तो इसमें बोलो क्या स्टोर में कोई इंपैक्ट आएगा? ये है स्टोर, ठीक है। यहां से मान लो 10 यूनिट इशू हुआ था, कहां पर? सपोज करो कि जॉब 182 में एक स्टोरी बना रहे, ठीक है। अब जॉब 182 को 8 यूनिट यूज किया और 2 यूनिट ट्रांसफर कर दिया है जॉब 187 को, मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या स्टोर में कोई एंट्री करना चाहिए? स्टोर वाले ने तो अपना इशू कर दिया, उसने तो 10 यूनिट जब इशू किया तब एंट्री कर लिया होगा। अब एक जॉब दूसरे जॉब को ट्रांसफर कर रहा है, तो इसमें क्या स्टोर लेजर में कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं मैम। नहीं आएगा। कैसे आएगा? ठीक है, ये आपस में लेन देन कर रहे हैं, तो इसमें इसका क्या लेना देना है? इसमें तो 10 यूनिट इशू किया, ये अपने अंदर कैलकुलेशन रखेंगे कि हाँ भाई मैंने 8 यूनिट इसको दिया था, ठीक है, और अगर मान लो ये 2 यूनिट इसको नहीं जरूरत पड़ा, ये स्टोर में वापस करेगा तभी स्टोर वाला एंट्री करेगा, अदरवाइज स्टोर वाला कभी एंट्री नहीं कर सकता है, ठीक है। स्टोर में जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आएगा वो कैसे एंट्री करेगा? तो ये आपस में लेन देन करे, तो ये तो अपना 10 यूनिट दिखा के ही बैठा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 22 सितंबर में हमें कोई ट्रीटमेंट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर 26 सितंबर में इशू हुआ है, तो वो दिखा देते हैं। 26 सितंबर में इशू हुआ है 146, नंबर है 10 यूनिट। 10 यूनिट, तो 10 यूनिट कहां से देंगे? 5 और उसके बाद 25 से 5, तो ये हो गया 5.75 और ये हो गया 6.10। तो 5.75 होता है 28.75 और 6.10 इंटू 5 कितना होगा? 30.5, ठीक है। तो ये 5 खत्म, 25 से 5 चला गया, 20 बचा और इधर 10 बचा, तो 6.10 और 10 तो कितना हो जाएगा? 100 और ये कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। नहीं, ये शायद मैंने फिर से गलत लिख दिया, देखो तो कितना हो रहा है। 10 लिख दिया है मैंने। 10 कितना होगा? 5.75, सारा डेटा है इसको गलत। 10 और ये देखो, ये 20 वाला 6.1 और ये हो जाएगा 5.75, तो 5.75 होने से 57.5। हाँ अब ठीक है। 26 ऑफ सितंबर हो गया। अच्छा, उसके बाद 29 ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, बोलो इसका कोई ट्रीटमेंट होगा? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ है, डिपार्टमेंट मतलब वही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर का बात नहीं हो रहा है, तब स्टोर लिखेगा। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मेटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या इसका एंट्री होगा? जॉब की जगह डिपार्टमेंट लिखा है, तो बोलो इसका कोई एंट्री होगा? अभी तो जॉब वाला डिस्कस नो मैम। नहीं होगा। तो 30 सितंबर को यहाँ पर बोला है कि शॉर्टेज हुआ है, शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग 2 यूनिट। 2 यूनिट जब हम लोग चेक करने गए 2 यूनिट हमें कम दिख रहा है, तो अगर कम दिख रहा है कहाँ ट्रीट करेंगे? इशू में। इशू में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे शॉर्टेज 2 यूनिट, ठीक है। अब उसका वैल्यूएशन कितने से करेंगे? हम लोग फीफो कर रहे हैं तो 6.10 से करेंगे, तो 12.20,
तो ये बचेगा कितना, 20 में से 2 चला गया 18 और ये 10 6.10 और 5.75, तो 6.10 कितना होगा चेक करना पड़ेगा, 5.75 तो 57.5 होगा, 18 इंटू 6.10 109.8। चेक कर लेते हैं, यहाँ ऐड करके दिया है लास्ट आंसर 16। हाँ ठीक है, तो शॉर्टेज को ऐसे ट्रीट करना है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि शॉर्टेज को कैसे ट्रीट करेंगे, तो शॉर्टेज को हम लोग इस तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इशू दिखा देंगे, हो गया बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये दिया था हमें, और तो कुछ नहीं दिया है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक केस, ये 9 वाला तो कर लिया था हम लोगों ने, एक केस सिनेरियो है वो, और जो भी हमारा जो थियोरेटिकल कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग देखेंगे, देखते हैं 1 या 2 क्लास और लगेगा शायद। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम।